अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हमाद हुसैन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रोम के बादशाह नेरो के बारे में बात करेंगे। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज करते हैं। रोम के शहंशाह नेरो के बारे में ये ज़रबुल मिसल मशहूर है। जब रोम चल रहा था तो नेरो सुख और चैन की बांसुरी बजा रहा था। रोम को आग लगाने का इल्जाम भी नेरो को ही दिया जाता है और ये कि इसने ऐसा जानबूझकर किया था। नेरो को तारीख के एक ऐसे सफाक हुक्मरान के तौर पर जाना जाता है जिसने अपनी माँ, मुस्तेले भाई और बीवियों को कत्ल कराया और अपने दरबार में मौजूद ख्वाजा सराओं से शादियां भी की। नेहरू ने 54 ईस्वी में सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में अपनी माँ की काविशों की वजह से एक ऐसी सल्तनत का सरबराह बना जिसकी सरहदें आसमानिया से लेकर शुमाल में बरतानिया और मशरिक में शाम तक फैली हुई थी। नेरो को तख्त की भूखी इसकी माँ एग्रिपीना ने महलाती साजिशें और जोड़ तोड़ करके इक़्तिदार दिलवाया। एग्रिपीना ने अपने अंकल शहंशाह क्लैडियस से शादी की और फिर नेरो की शादी बादशाह की बेटी से करवाई, जिससे वो शाही खानदान का एक रुकन बनने के अलावा बादशाह का वारिस भी बन गया। बावजूद इसके कि बादशाह का अपना एक बेटा था। यह दावा किया जाता है कि एग्रिपीना ने बादशाह क्लैडियस को जहर आलूद मशरूम या खंबियां खिलाकर कत्ल किया, लेकिन ये रिवायत किस हद तक दुरुस्त है और सच है, इसकी तस्दीक आज तक नहीं हो सकी। नेहरू ने जब इक़्तिदार संभाला तो इसकी माँ एग्रिपीना इसकी सबसे करीबी मुशीर थी। यहाँ तक कि रोम के सिक्कों पर नेहरू की तस्वीर के साथ इनकी तस्वीर भी होती थी। लेकिन नेहरू ने इक़्तिदार संभालने के तकरीबन 5 वर्ष बाद अपनी माँ को कत्ल करवा दिया, गालिबन इसलिए कि वो ज्यादा इख्तियार और आज़ादी की हवस में मुब्तला था। नेहरू की जानिब से अपनी माँ पर करवाया जाने वाला पहला कातिलाना हमला नाकाम रहा था। नेहरू ने साहिल समुद्र पर एक तकरीब में अपनी माँ को मदऊ किया और इसके बाद इन्हें एक ऐसे बहरी जहाज में वापस भेजने का मंसूबा बनाया जिसके रास्ते में ही डूब जाने की साजिश की गई, लेकिन इस कातलाना हमले में वो बच गई। इसके बाद नेहरू ने अपनी मां पर बगावत का इल्जाम लगाया और लोगों को भेजकर इनको मरवा दिया। कदीम रोम की माहिर प्रोफेसर मारिया वाइक ने बताया कि नेहरू की मां का रवैया बहुत हाकिमाना था और एक रिवायत के मुताबिक वो अपने बेटे को अपने हाथ में रखने की कोशिश में इस हद तक आगे बढ़ गई कि बेटे के साथ जिनसी फेल से भी गुरेज नहीं किया। इनके मुताबिक नेहरू और उसकी मां के जिनसी ताल्लुकात के बारे में कोई तारीखी सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन रिवायात के मुताबिक नेहरू की तरफ से भेजे गए जल्लाद जब एग्रिपीना के पास पहुंचे तो इसने अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि इन्हें वहां चाकू मारा जाए जहां नेहरू का गुनाह पल रहा है। मारिया के मुताबिक नेहरू ने अपने बचपन में इक़्तिदार की रसाकशी का माहौल देखा, जिससे इसकी शख्सियत और सोच पर गहरा असर पड़ा। मारिया वाइक ने उस दौर पर जिसमें नेहरू ने होश संभाला रोशनी डालते हुए कहा कि हम पहली सदी की बात कर रहे हैं जब रोम की सल्तनत यूरोप में बरतानिया से लेकर एशिया में शाम तक फैली हुई थी, लेकिन ये वसी और अरीज सल्तनत अदम इस्तेहकाम का भी शिकार थी और एक खुद मुख्तार सरबराह सेनेट का मुआवनत से इसको चलाता था। सल्तनत रोम के पहले शहंशाह अगस्टस ने इस सल्तनत में इक़्तिदार में शामिल अफराद में बराबरी का एक तस्वुर पेश किया। नेहरू की शख्सियत और किरदार पर होने वाले साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शबशाह मलिक के मुताबिक सल्तनत रोम के चौथे शहंशाह क्लाइडियस सन 41 से 54 ईस्वी तक इक़्तिदार में रहे। क्लाइडियस अपने इक़्तिदार के आखिरी दौर में अपनी बीवियों पर बहुत इन्हिसार करने लगे थे, जिनमें नेहरू की वालदा एग्रिपीना भी शामिल थी। शशमा मलिक के मुताबिक इन बीवियों में एक निहायत ही बदनाम खातून मैसलीना के बारे में तारीख की किताबों में लिखा है कि इसने क्लाइडियस के गिर्द अपने हवारियों का जाल बिछाया हो। इनके बारे में कहा जाता है कि वो सेनेटरों के साथ जिस्मानी मुरासम रखती थी और अपनी हवस की तस्कीन के लिए अपने मर्तबे का ख्याल भी नहीं रखती थी। तारीख बताती है कि क्लैडियस बड़ी हद तक इसके जेरे असर थे। नेहरू और क्लैडियस के अदवार का मुवाजना करते हुए शशमा मलिक कहती हैं कि नेहरू के इब्तदाई दिनों में इनके इर्द गिर्द कुछ अच्छे लोग भी थे, जिनमें सैनिका और अफ्रीकस नाम के अफराद शामिल थे। सैनिका एक फलसफी और नेहरू की तकारीर लिखने वाले शख्स थे। जब नेहरू अपनी पहली बीवी ऑक्टेविया से तंग आ गया तो इसने इसे जिला वतन कर दिया और इसे कत्ल करने का हुक्म दिया। इसके बाद नेहरू को पोपिया सबीना से मोहब्बत हुई और दोनों की शादी हो गई। पोपिया सबीना जब हामला थी तो नेहरू ने एक दिन तैश में इसे भी कत्ल कर दिया। नेहरू के इक़्तिदार के पहले 5 वर्षों को रोम के लोगों के लिए सुनहरी दौर करार दिया जाता है। कदीम रोम में सेनेट इंतजामी और मुशावरती इदारा था। नेहरू ने रोम के सेनेट को मजीद इख्तियारात दिए, रोम की अफवाज को अपने साथ और मुतमईन रखा और खेलों के मुकाबले मुनक्किद करवा के आम आवाम में मकबूलियत हासिल की। लेकिन इब्तदाई कामयाबियां नेहरू के इक़्तिदार के बाकी दौर में हौलनाक तशद्दुद और बर्बरियत की वजह से मान पड़ गई।
नैरो अपने किरदार की वजह से तारीख और अदब में बुराई और बदकिरदारी की एक अलामत बनकर रह गया। प्रोफेसर चश्मा मलिक के मुताबिक नैरो ने अपने इब्तदाई दिनों में सेनेट को यकीन दिलाया कि क्लैडियस के दौर में सेनेट को जिस तरह नजरअंदाज किया जाता रहा, उनके दौर में ऐसा नहीं होगा और अमूर मुमलिकत में इस इदारे की अहमियत बहाल होगी। चश्मा मलिक के मुताबिक इसके साथ ही नैरो ने रोम के अवाम को खुश करने के लिए सन 54 ईस्वी में यूनान की तर्ज पे बहुत बड़े पैमाने पर खेलों का इनकाद करवाया। इन खेलों में अवाम की तफरीह के लिए भी बहुत सी चीजें मसलन सर्कस वगैरह खसूसी तौर पर शामिल किए गए थे। बरतानिया के सेंट जॉन्स कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैथ्यू निकल्स तारीखी हवालों से इस बात की तस्दीक करते हैं कि नेहरू के इब्तदाई दिनों को रोम का सुनहरी दौर एक करार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जदीद दौर में भी जैसे हुक्मरान अपने इब्तदाई दिनों में बहुत से ऐसे इकदाम लेते हैं जो अवाम में इनकी मकबूलियत में इजाफा करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी तर्ज हुक्मरानी से वो सवाल का शिकार हो जाते हैं। मैथ्यू के बकौल नेहरू की अवामी मकबूलियत काफी हद तक इनके आखिरी दिनों तक बरकरार रही थी। नेहरू को अपने दौरे इक़्तिदार में किन मसाइल का सामना था, इस पर रोशनी डालते हुए मैथ्यू कहते हैं कि वो जूलियस क्लैडियस खानदान के 5वें और आखिरी बादशाह थे। इस सवाल पर कि नेहरू को जो सल्तनत मिली थी और जो सल्तनत इन्होंने छोड़ी, क्या इसमें ज्यादा फर्क नहीं था? मैथ्यू इस बात से इत्तेफाक करते हुए कहते हैं कि यह सल्तनत सरहदों को मुसलसल वुसअत देने पर कायम थी। नेहरू के दौर में सल्तनत वसी तो नहीं हुई, लेकिन इसमें इस्तेहकाम कायम रखना भी एक बड़ा चैलेंज था। इनके मुताबिक मजीद फतूहात ना होने की वजह से माले गनीमत आना भी बंद हो गया था और ऐसी सूरत हाल में इस्तेहकाम बरकरार रखना मजीद दुश्वार हो जाता है। सन 64 ईस्वी में जब रोम जलकर राख हो गया था, अफवाहें ये थी कि सल्तनत के शहनशाह नेहरू ने खुद ये आग लगवाई थी और बाद में ये कहा जाने लगा कि जब रोम जल रहा था तो नेहरू बांसुरी बजा रहा था। आग के वाक़े के बारे में तारीखदान चश्मा मलिक का कहना है कि दूसरी और तीसरी सदी में कम से कम 2 तारीखदान इस बात की तस्दीक करते हैं कि नेहरू ने खुद रोम में आग लगवाई थी ताकि इसकी तामीरें नो की जा सके। नेहरू अपना मशहूर गोल्डन हाउस तामीर करना चाहता था, लेकिन बाज़ तारीखदान नेहरू के हक में ये दलील इस्तेमाल करते हैं कि ये आग इसने नहीं लगवाई थी क्योंकि इसका अपना महल इस आग की जद में आ गया था। चश्मा मलिक के मुताबिक उसी दौर के एक और तारीखदान टैसिटियस कहते हैं कि ये महज अफवाह थी कि नेहरू ने शहर में ये आग खुद लगवाई थी। ये बात मज़ाहिका खेज लगती है कि नेहरू ने खुद ऐसा किया होगा। नेहरू ने बाद में शहर की तामीरें बहुत बेहतर अंदाज में की, कुशादा सड़कें बनाई गईं ताकि दोबारा आग इतनी तेजी से ना फैल सके और बेहतर तामीराती सामान इस्तेमाल किया गया। मैथ्यू के मुताबिक 2 तारीखी ज़राए ये कहते हैं कि नेहरू ने खुद शहर में आग लगवाई। इनकी दलील ये है कि जब शहर जल रहा था तो नेहरू ने खसूसी लिबास पहनकर गाना गाना शुरू कर दिया था। आखिर ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि जब रोम जल रहा था तो नेहरू बांसुरी बजा रहा था? इस बारे में मैथ्यू का कहना है कि बांसुरी तो 7वीं सदी की इजाद है और नेहरू के दौर में बांसुरी नहीं होती थी। ये भी कहा जाता है कि नेहरू एक साज बजाता जरूर था जिसे लायर कहा जाता था। खैर, नेहरू ने आग लगाने का इल्जाम अक़लियती मसीही बरादरी पर लगा दिया। चश्मा मलिक कहती हैं कि टैसिटियस लिखते हैं कि उस दौर में रोम में मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की तादाद बहुत कम थी और आम लोगों को मसीहियों के मजहबी अकायद के बारे में बहुत कम इल्म था। इनके बारे में नफरत अंगेज जज्बात पाए जाते थे। इसी वजह से मसीहियों को मोरद इल्जाम ठहराना बहुत आसान था, जिस पर आम आवाम ने बड़ी आसानी से यकीन भी कर लिया। नेहरू ने इसके बाद मसीही बरादरी के अफराद को आग लगाने की सजा के तौर पर जुल्म का निशाना बनाया। इनको सरेआम फांसियां दी गईं, जंगली भेड़ों के आगे डाला गया, रात के वक्त इनको जिंदा जलाया जाता था और अवाम को ये नजारा देखने के लिए जमा भी किया जाता था। आग के इस वाक़े के बाद नेहरू ने एक आलीशान महल तामीर करवाया। कहा जाता है कि इसमें एक गोल्डन रूम था जिसमें पुरतायुश फर्नीचर और इस कमरे में खुशबू के लिए दीवारों के अंदर परफ्यूम के पाइप नस्ब किए गए थे। इस महल की तामीर पर वसी ज़खायर खर्च हुए, लेकिन ये कभी मुकम्मल नहीं हो सका। एक ऐसा शहर जो राख के ढेर से निकलने की कोशिश कर रहा था, वहाँ के अवाम इस महल की तामीर से खुश नहीं थे, जिससे बज़ाहिर ये कहा गया था कि इसे इनके लिए खोला जाएगा और वहाँ खेल और तकरीबात मुनक्किद होंगी। नेहरू को एक आला मौसीकी लायर बजाने और गाने का बहुत शौक था। नेहरू ने स्टेज पर अदाकारी भी की और शहंशाह का ये शौक सेनेट की नज़र में एक रोमन रहनुमा के शायाने शान बिल्कुल नहीं था, लेकिन नेहरू को किसी की सोच की फिक्र नहीं थी
और वह 1 साल की रुखसत लेकर यूनान चला गया, जहां इसने थिएटर्स में अदाकारी के मुकाबलों में हिस्सा लिया। कहा जाता है कि नेहरू जब भी स्टेज पर किसी अलमनाक कहानी को पेश करते हुए हीरोइन का किरदार अदा करता था तो अपनी दूसरी बीवी पोपिया सबीना का मास्क पहन लेता था, जिसका बज़ाहिर मकसद ये था कि वो इसके कत्ल पर जुर्म के एहसास और गम में मुब्तला है। 30 बरस की उम्र तक पहुंचते पहुंचते नेहरू की मुल्क मुखालफत और बदनामी में बहुत इजाफा हो चुका था। फौज की हिमायत से सेनेट ने नेहरू को आवाम का दुश्मन करार दे दिया, जो एक तरह से इसकी मौत का फरमान था। मतलब ये कि नेहरू कहीं भी नजर आए तो इसे मार दिया जाए। सिक्योरिटी हुकाम ताक़ुब में थे। नेहरू रात की तारीकी में भागकर शहर के मुज़ाफ़ात में वाक़ अपने एक महल में छुप गया और खुदकुशी कर ली। कहा जाता है कि जब नेहरू ने अपनी जान ली तो इसके आखिरी अल्फाज ये थे जो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि नेहरू के आखिरी लम्हात में कहे गए इन अल्फाज का ऐन मतलब अखज़ करना मुश्किल है, लेकिन इसके कई मतलब हो सकते हैं। पहला तो ये कि मैं अपनी मौत में भी एक फ़नकार हूँ। दूसरा, वो क्या ही फ़नकार है जो मेरे साथ मर रहा है। तीसरा, मैं एक ताजिर की तरह मर रहा हूँ। खैर, नेहरू के इन अल्फाज का मतलब जो भी हो, लेकिन इसके आखिरी अल्फाज इसके किरदार की तरह ही ड्रामाई थे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ज़िंदगी ने वफा निभाई तो ये नाचीज़ मिलेगा आपसे अगली वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।